बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर बिहेवियर एंड मैमल्स, अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करते हैं। तो जितने भी हमने अभी प्रीवियसली चैप्टर्स पढ़े हैं इससे पहले, और उसमें एनिमल्स के जितने भी ग्रुप्स डिस्कस किए हैं, मैमल्स के अंदर इन सब ग्रुप्स की निस्बत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पाया जाता है। बिहेवियर को अब सिंपल लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन ये समझें कि कोई भी एनिमल अपनी मतलब कि 24 आवर रूटीन्स के अंदर अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई और एक्सटर्नल फैक्टर्स को जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है और उनके जवाब में जो भी काम करता है उसको उसका बिहेवियर कहा जाता है। अब ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं, ये गर्मी, सर्दी, मौसम, हवा, आसपास के लोग, खाने पीने की चीज़ें, जानवर, पौधे, सब कुछ हो सकता है। तो हर एक का बिहेवियर अलग-अलग होता है और डिफरेंट एनिमल्स का बिहेवियर एक दूसरे से अलग-अलग होता है। अब ऐसे समझें कि एक फ्लावर कहीं लगा हुआ है, तो अगर शहद की मक्खी उसको देखेगी तो फ्लावर पे बैठ जाएगी, उससे नेक्टर कलेक्ट करेगी। और अगर एक कैट या डॉग उसको देखेगा तो उसको निगलेक्ट करके चला जाएगा। इंसान उसको देखेगा तो तोड़ के उसको बुक में रख लेगा या किसी को दे देगा। और अगर गधा उसको देखेगा तो गधा उसको चार जाएगा। तो इसलिए एक ही स्टिमुलस के अगेंस्ट हर जानदार का जो रिस्पॉन्स है ये अलग-अलग होता है। तो मैमल्स के अंदर ये जो रिस्पॉन्सेज हैं ये बड़े रिफाइंड और बड़े क्लैरिफाइड हैं। इसकी मेन वजह ये है कि मैमल्स का जो ब्रेन होता है अपने से पिछले ग्रुप्स की निस्बत बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो बिहेवियर के अंदर जो विजुअल क्लूज़ होते हैं, यानी कि वो चीज़ जो एक एनिमल की तरफ से दूसरे को नज़र आती है, उसका कम्युनिकेशन के अंदर ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्जांपल है यहाँ पे कैट की। जब एक कैट दरमियान से अपनी कमर ऊपर को ऊंची कर ले और अपनी टेल भी ऊपर को खड़ी कर ले, अपने बाल भी ऊपर को खड़े कर ले और मुंह खोल के डरावनी आवाज़ें निकाल ले, इसका मतलब ये कि वो दूसरे एनिमल को डरा रही है कि परे रहो। और अगर दूसरा एनिमल या इंसान फिर भी बाज नहीं आता तो उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल ये है कि जो ये शेर या चीते होते हैं, जब ये थोड़ा रिवर्स में चलना शुरू हो जाएं या पिछली टांगों पे बैठ जाएं, इसका मतलब ये है कि इससे अगले स्टेप के अंदर ये अगले जानवर पे आपके ऊपर छलांग लगा देंगे। और डॉग की एग्जांपल है, जो डॉग अपनी टेल हिलाते हैं, ये भी डिफरेंट मैसेजेस कन्वे करने के लिए हिलाते हैं। और डॉग अपनी टेल किस स्पीड में हिला रहा है और किस डायरेक्शन को, लेफ़्ट या राइट ज़्यादा हिला रहा है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। मोस्टली डॉग्स अपनी टेल तब हिलाते हैं जब उनको कोई खाने की चीज़ मिलती है या अपना मालिक नज़र आता है या फिर वो डेंजर में होते हैं। तो इन तीनों का पैटर्न एक दूसरे से अलग-अलग होता है और उनके ऑनर्स इसको समझ जाते हैं। इसके अलावा वुल्फ़ की एग्जांपल है। एक वुल्फ़ अगर दूसरे वुल्फ़ के साथ लड़ाई के अंदर हार जाता है तो अपनी कमर के ऊपर लेट जाता है, अपना गला, एब्डोमिनल पोर्शन, बेली वगैरह ऊपर को कर लेता है, मतलब वो अपनी हार तस्लीम कर लेता है। इसी तरह से इन्हीं क्लूज़ को देखते हुए एक एनिमल दूसरे एनिमल को मैसेज दे देता है कि वो मतलब कि उसको कौन सी चीज़ बताना चाह रहा है। तो एनिमल्स एक इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इवन एक स्पीशीज़ के एनिमल्स दूसरी स्पीशीज़ की तरफ से दिए जाने वाले ऐसे मैसेजेस को भी समझ लेते हैं। तो मैमल्स के अंदर ये वाला बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और जिन लोगों ने ये डॉग्स वगैरह रखे हुए हैं, ये इंसान का बेस्ट फ्रेंड इसको इसीलिए कहा जाता है कि इंसान की बहुत सारी बातें और बहुत सारी फीलिंग्स समझ लेता है, इवन के बहुत सारी बातें बताए बगैर समझ लेता है।
मतलब इसका जो ऑनर है वो अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है या उसका मूड उदास है तो इनको पता चल जाता है, और अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करते हैं अगले बंदे को तसल्ली देने के लिए। बिहेवियर के अंदर अगली चीज़ आती है यूज़ ऑफ फेरोमोन्स। उत्तर अगर आपको एक क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आपने सब हेडिंग्स बना के लिखना है, और इसकी हेडिंग बनेगी यूज़ ऑफ फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि किसी स्पीशीज़ के एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो उस स्पीशीज़ के बाकी मेंबर्स के अंदर एक रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। तो फेरोमोन्स किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को रिपेल करने के लिए, और अपने इलाके वगैरह को डिफ़ाइन या इन क्या कहते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स होती हैं कि कुछ मतलब के फेरोमोन्स ऐसे हैं कि वो एक स्पीशीज़ के जानवर प्रोड्यूस करते हैं और उसी स्पीशीज़ के दूसरे जानवरों को वो अच्छे लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि इंसानों को कभी भी गाय, भैंस, बकरी या कैट्स और डॉग से आने वाली स्मेल अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं कि एनिमल एक्चुअल में जो फेरोमोन्स प्रोड्यूस कर रहा है वो अपनी स्पीशीज़ के मेंबर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा है, लेकिन उनकी स्मेल इस तरह की होती है जैसे दूसरे मतलब के इंसानों को बहुत ज़्यादा वो पसंद आती है। इसके अंदर जो कॉमन एग्जांपल्स हैं, इसमें से एक मस्क है, जिसको मुश्क या कस्तूरी कहा जाता है, मस्क डियर के अंदर प्रोड्यूस होती है, मेल मस्क डियर के अंदर। तो ये आप लोगों ने प्रेजेंटेशन के अंदर डिटेल से सुनी भी हुई है और इसका सैंपल भी देखा हुआ है। और दूसरी इसके अंदर सिवेट की एग्जांपल है, जो कि बिल्ली की तरह का जानवर होता है, बिल्ली से ज़्यादा लंबा होता है, टांगें थोड़ी छोटी होती हैं उसकी, उसको सिवेट कहा जाता है। तो उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जिसके अंदर एक वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, इसको सिवेट कहा जाता है, जिसकी एक तेज़ चुभने वाली स्मेल होती है, और ये बहुत सारे जानवरों को अट्रैक्ट करती है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इसी तरह से जो मस्क होती है सिर्फ डियर ही नहीं, इसके अंदर टर्टल, रैट्स और ऑक्स यानी कि बैलों की भी कई स्पीशीज़ होती हैं जो कि मस्क प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी क्वालिटी की मस्क कंसिडर की जाती है वो डियर की मस्क ही होती है। तो इस चैप्टर के अंदर और आज के लेक्चर के अंदर हम मेनली मैमल के फेरोमोन्स ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको रिमाइंड करने के लिए कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर इससे पिछले चैप्टर्स के अंदर भी फेरोमोन्स पढ़ चुके हैं, मेनली इंसेक्ट्स के अंदर और शहद की मक्खियों वगैरह के अंदर हमने फेरोमोन्स की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी। तो जो फेरोमोन्स होते हैं ये मेनली रिप्रोडक्टिव सीज़न के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और इस तरह के भी फेरोमोन्स होते हैं जो अपोजिट सेक्स के मेंबर्स के अंदर, मतलब उसी स्पीशीज़ के अपोजिट सेक्स के मेंबर्स के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा इनको अपनी टेरिटरीज़ यानी कि जो अपना इलाका होता है एक मेल, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए और दूसरों को बताने के लिए अपने फेरोमोन्स को यूज़ करता है, और इवन के कुछ इस तरह के भी केमिकल्स या फेरोमोन्स होते हैं जो कि प्रेडेटर यानी कि अपने शिकारी को वहाँ से भगाने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से कई मैमल की स्पीशीज़ हैं, उनके जो बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स को पहचानने के लिए और पेरेंट्स अपने बच्चों को पहचानने के लिए फेरोमोन्स का यूज़ करते हैं, यानी कि वो उनको उनकी स्मेल से पहचानते हैं। इस तरह का बिहेवियर आप ये गाय भैंसें वगैरह होती हैं इनमें भी देख सकते हैं कि अपने बच्चों को चाटते भी हैं और सूंघते भी हैं, और किसी दूसरी गाय वगैरह का बच्चा एक गाय के पास खड़ा किया जाए तो वो उसको थोड़ी देर में सूंघ के मतलब निगलेक्ट कर देती है, उसको पता चल जाता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, चाहे वो सेम कलर या सेम साइज़ का है। इसी तरह से जो कैट्स और डॉग्स होते हैं ये भी इनको पता चल जाता है कि जो इनके बच्चों के अंदर मतलब कि उसी शेप और उसी साइज़ का एक और बच्चा रख दिया जाए, चाहे 7-8 है, इनको थोड़ी देर के अंदर ही पता चल जाता है हमारा नहीं है और उसको ये परे कर देते हैं। और बुल एल्क एक जानवर होता है, 12 सिंगे की तरह का होता है, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा और हैवी होता है, यूएसए वाली साइड पे होता है। इसकी एक टाइप होती है, उसको बुल एल्क कहा जाता है। तो ब्रीडिंग सीज़न के अंदर इसकी कमर के ऊपर जिस तरह बैल की कमर के ऊपर कोहान होता है, इसकी कमर के ऊपर भी कोहान वैसा ही होता है, इस वजह से इसको बुल एल्क कहा जाता है। उस कोहान को रंप कहा जाता है।
तो मेल ब्रीडिंग सीज़न के अंदर फ़ीमेल की कमर के ऊपर जो कोहान होता है उसको स्मेल करते हैं। इससे उनको स्मेल से ही पता चल जाता है कि फ़ीमेल का रिसेप्टिव पीरियड चल रहा है कि नहीं, यानी कि फ़ीमेल अपने फर्टिलिटी फ़ेज़ के अंदर से गुज़र रही है या नहीं। और इन एनिमल्स के अंदर उस फर्टिलिटी फ़ेज़ को एस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट के लिए यही जो मेल्स होते हैं अपनी बैलीज और अंडर हेयर यानी कि लेग्स के हेयर के ऊपर यूरिनेट करते हैं, ताकि अपनी ही स्पीशीज़ की फ़ीमेल्स और दूसरे मेल्स तक मैसेज कन्वे कर सकें। इसके अलावा जो मेल मैमल्स होते हैं अपने इलाके में मौजूद ऑब्जेक्ट्स यानी कि दरख्तों के ऊपर या पत्थरों वगैरह के ऊपर या दीवारों के ऊपर यूरिनेट करते हैं, जिसके अंदर फेरोमोन्स होते हैं, और उसकी स्मेल मतलब वहाँ पे कई दिन तक रहती है। और वो स्मेल इंसानों को तो नहीं आती, लेकिन दूसरे जानवरों को उसका पता चल जाता है। इस वजह से अगर कोई दूसरा मेल उस इलाके में आता है तो उसको पता चल जाता है कि ये इलाका पहले से किसी ने मार्क किया हुआ है, वो वहाँ से चला जाता है। और अगर वो वहाँ पे रहने का इरादा करे तो पहले से वहाँ पे रहने वाले मेल और उसके दरमियान में बाकायदा लड़ाई होती है। जो उनमें से फिट होता है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो वहाँ पे रहता है, दूसरे वाला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो रैबिट्स और रोडेंट्स होते हैं, ये अपने मतलब कि मेटिंग के लिए अपनी आमादगी ज़ाहिर करने के लिए जो अपोजिट सेक्स है यानी कि फ़ीमेल्स उनके ऊपर यूरिनेट करते हैं। स्कंक एक एनिमल होता है, मतलब गुलहरी की तरह का होता है शेप में, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है। इसकी कमर के ऊपर ब्लैक और वाइट कलर की लंबी लंबी लाइंस होती हैं, और ये अपने प्रेडेटर से बचने के लिए केमिकल्स को यूज़ करता है। मतलब जब इसको कोई जानवर छेड़े या कोई दूसरा जानवर इसको पकड़ने की कोशिश करे, या इवन कि इंसान इसको पकड़ने की कोशिश करे, या कोई भी इस तरह का जानवर जिसको ये नहीं जानता और इसको ख़तरनाक लग रहा है और वो जानवर उसके पास चला गया, चाहे वो किसी अच्छे इरादे से गया लेकिन उसके पास चला गया, ये अपनी बॉडी के अंदर से केमिकल रिलीज़ करता है जो कि ऑयल की तरह का एक सब्सटेंस होता है। एक तो उससे इंतहाई तेज़ स्मेल आती है जो बहुत दूर तक फैलती है और बहुत बुरी होती है। दूसरा ये कि अगर वो केमिकल मतलब कि दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर लग गया तो उसकी स्मेल कई कई दिन नहीं जाती। और इवन कि इंसानों के हाथों पे भी लग जाए तो कई बार हाथ धोने के बावजूद वो स्मेल नहीं जाती, क्योंकि वो बड़ा चिपचिपा तेल की तरह का सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट आते हैं ऑडिटरी और टैक्टाइल कम्युनिकेशन। ऑडिटरी होता है कोई किसी चीज़ को सुन के बोल के कम्युनिकेट करना। टैक्टाइल होता है जिसमें किसी चीज़ को टच करके अपना जो पैगाम है दूसरे जानवर तक पहुंचाया जाता है। हर्ड एनिमल्स वो जानवर जो रेवड़ की फार्म के अंदर रहते हैं, ये तब तक इकट्ठे और काम रहते हैं, मतलब कि पुरसकून हालत के अंदर रहते हैं जब तक कि इनके आसपास मौजूद आवाज़ें वही होती हैं जो कि रूटीन में इनको सुनती हैं। जिस तरह से सांस लेने की आवाज़, घास पे चलने की आवाज़, पत्थरों वगैरह के ऊपर इनके पाँव वगैरह टकराते हैं उसकी आवाज़, जिससे वो मतलब कि टहनियाँ वगैरह टूटती हैं, या इनके पेट के अंदर से जो गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है वो। लेकिन जैसे ही कोई अनफेमिलियर साउंड वहाँ पे सुनते हैं, मतलब कि किसी एकदम से कोई धमाका हुआ, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, किसी प्रेडेटर के बोलने की आवाज़, तो ये फौरी तौर पे वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। ये इनका रिस्पॉन्स होता है। तो वोकलाइजेशन और टेक्टाइल कम्युनिकेशन प्राइमेट्स के अंदर, प्राइमेट्स मैमल्स का डेवलप वाला ग्रुप होता है, जिसके अंदर बंदर, एप्स और इंसान आते हैं। उनके अंदर भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टेक्टाइल कम्युनिकेशन के अंदर प्री कॉपुलेटरी नोजिंग का एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो मेल्स होते हैं ये एक दूसरे से खिंचम तो ये थोड़ी बहुत लड़ाई वगैरह कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये बंदरों वगैरह के अंदर या प्राइमेट्स के अंदर ग्रूमिंग बिहेवियर पाया जाता है। ये चीज़ आप लोगों ने अक्सर ऑब्ज़र्व की होगी ज़ू वगैरह के अंदर, जब आपने मॉन्कीज़ वगैरह देखे होंगे, ये लाइन से बैठे एक दूसरे की चूहें निकाल रहे होते हैं, तो उसको इनका ग्रूमिंग बिहेवियर कहा जाता है, यानी कि अपने आप को पहले से बेहतर और एक तरह से तैयार होते हैं। इसके अलावा ये अपने हेयर स्टाइल वगैरह भी चेंज करते रहते हैं, ताकि ये अपोजिट सेक्स के मेंबर्स के सामने ज़रा डिफरेंट और अच्छे नज़र आए। और प्राइमेट्स का ग्रुप जिसको इंसान कहा जाता है, उनके अंदर जो ग्रूमिंग बिहेवियर है वो पीक के ऊपर है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, वो आपको बेहतर पता है। तो वैसे जो ग्रूमिंग है इनका, इनको
मतलब कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के अलावा ये भी फ़ायदा होता है कि इनकी स्किन वगैरह और इनके ऊपर जो हेयर की कवरिंग है वो अच्छी और साफ़ रहती है। उसके बाद आता है अगला बिहेवियर, इसको कहा जाता है टेरिटोरियलिटी। मतलब कि एक टेरिटरी या एक इलाका, उसको डिफ़ाइन करना, उसको मार्क करना, और उसके बाद कोई दूसरा मेल उस इलाके के अंदर इंटरफेयर करे तो उसके साथ लड़ना और उसको वहाँ से भगा देना। तो बहुत सारे मैमल्स अपना इलाका या अपनी टेरिटरी डिफ़ाइन करते हैं, मैमल्स के अलावा दूसरे जानवर भी करते हैं। और उस टेरिटरी के अंदर जितने भी खाने पीने के रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर भी उनका हक होता है। और उस इलाके के अंदर जितने फ़ीमेल एनिमल्स आ जाएं उस तरह के, तो उनके ऊपर भी उन्हीं का हक होता है। तो कैट्स, डॉग्स, लायंस, इवन के जो हर्बीवोरस एनिमल जिनमें एलिफेंट्स वगैरह भी रहते हैं, ये भी अपना इलाका सारा इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और उसको फिर डिफेंड भी करते हैं। तो इसमें एग्जांपल है पहली कैट्स की। कैट्स को अक्सर देखा हुआ है कि ये अपने मालिकों के साथ या घर के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं या बेड, चेयर, टेबल, उसकी टांगों के साथ अपना फेस वगैरह रगड़ती रहती हैं। तो कैट्स के बिहेवियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको कैट्स की तरफ से मोहब्बत का इजहार समझा जाता है। लेकिन जो कैट्स हैं इनके फेस के ऊपर इस तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि सेंट ग्लैंड्स होते हैं। उनके अंदर से किस तरह की स्मेल निकलती है जो कि सिर्फ कैट्स को ही आती है, इंसानों को नहीं आती। तो कैट्स अपने फेस को रगड़ रगड़ के ये वाली स्मेल अपने मालिक के ऊपर, घर के बाकी मेंबर्स के ऊपर और घर की सभी चीज़ों के ऊपर ट्रांसफ़र कर देती हैं। यही वजह है कि घर के अंदर जब कोई दूसरी कैट आती है या एक कैट को नए घर के अंदर लेके जाते हैं, वो सबसे पहले घूम फिर के सारा घर चेक करती है और हर चीज़ को सूंघती है कि वहाँ से किसी दूसरी कैट की स्मेल तो नहीं आ रही। और मेल और फीमेल के अंदर ये स्मेल अलग अलग होती है, इनको देखे बगैर पता चल जाता है कि आसपास कोई दूसरा मेल या फीमेल कैट मौजूद है। उसके बाद कैट्स के अंदर ये भी होता है कि एक कैट जब मतलब कि उसको कहीं लेके जाया जाए या कैट घर से बाहर जाती है और किसी दूसरी कैट के पास से होकर वापस आ जाती है, तो उस कैट की स्मेल उसकी बॉडी के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है। और घर के अंदर रहने वाली उसी के पेयर की दूसरी कैट, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेल और एक फ़ीमेल कैट एक घर के अंदर रहते हैं, किसी ने रखे हुए हैं। उसमें से जो मेल है वो बाहर फिरने चला गया, किसी दूसरी फ़ीमेल कैट जो कि बाहर में फिरती हैं उनके पास से होकर आ गया, तो उनकी स्मेल ट्रांसफ़र हो जाती है और वो जो घर के अंदर मौजूद उसी की पेयर की फ़ीमेल है उसको स्मेल का पता चल जाता है। तो इनके अंदर इस मामले के अंदर बड़ा सख्त किस्म का बिहेवियर पाया जाता है और इस चीज़ पे अच्छी खासी जंग होती है। इसके अलावा कैट्स इस चीज़ को भी डिटेक्ट करती हैं कि एक आदमी है उसने कैट रखी हुई है, वो अपने किसी दोस्त वगैरह के घर गया, उसने भी कैट रखी है और उसने उसकी कैट को उठा लिया, हाथ वगैरह फेरा, उसके बाद साबुन से हाथ धो लिए और घर आ गया। घर पे जो उसकी अपनी कैट है उसको पता चल जाता है कि मालिक मेरा किसी दूसरी कैट को इसने उठाया है, उसको टच किया है, क्योंकि उसकी स्मेल बॉडी से आती रहती है। तो वो इस चीज़ से भी नाराज़ हो जाते हैं कि इन्होंने दूसरी कैट को क्यों उठाया है। तो ये जो टेरिटोरियल बिहेवियर्स हैं, एक तो फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, दूसरे मेल्स को वहाँ से परे रखने के लिए, इसके अलावा मेटिंग और अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए बेहतर जगह ढूंढने के लिए भी टेरिटोरियल बिहेवियर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर एग्जांपल एक है मेल कैलिफोर्निया सी लाइन के, जिसको जेलोफस कैलिफोर्नियंसिस कहा जाता है और पानी के अंदर रहने वाला कार्निवोरस एनिमल होता है। तो ये साहिल समंदर के ऊपर अपनी टेरिटरीज़ यानी कि अपने इलाके को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। चूँकि वहाँ पे काफ़ी सारे सी लाइन्स इकट्ठे होते हैं, इलाका इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए हर मेल एक छोटा सा इलाका जो कि 10 बाय 12 फुट या 10 बाय 13 फुट होता है, एक कमरे के साइज़ का इलाका, उसको या कोई पानी के किनारे पे रॉक्स वगैरह या चट्टानें वगैरह उनको मतलब कि उन पे कब्ज़ा करके वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो उस इलाके के अंदर फिर जितनी भी फ़ीमेल्स आती हैं तो उनके ऊपर ये कब्ज़ा जमा लेते हैं। तो सी लाइन्स के अंदर काम है ये ज़रा डिफरेंट है। सी लाइन के अंदर ये होता है कि मेल समंदर के किनारे के ऊपर अपना एरिया या टेरिटरी इस्टेब्लिश करके वहाँ पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो तकरीबन 2 हफ्ते के दौरानिए तक वहाँ पे बैठे आवाज़ें निकालते हैं।
तो इनकी जो आवाज़ें हैं या इनके अंदर डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले के अंदर ये ज़मीन पे उल्टबाजियाँ सी लगा कर दिखाते हैं। और आवाज़ें इनकी बड़ी बुरी किस्म की होती हैं, जिस तरह गधे खांस रहे होते हैं इस तरह की। और बाज़ औक़ात ये दूसरे मेल्स के साथ लड़ते भी हैं। और सी लाइन चूँकि कार्निवोरस एनिमल होता है, पहले इसको देख लें, ये सी लाइन होता है, ये कार्निवोरस एनिमल है। और बेढंगी शेप के बावजूद ये मतलब कि अच्छे खासे तेज़ पानी में तैर भी लेते हैं, खुश्की पे भी अच्छी खासी स्पीड में भाग लेते हैं। और इनके मुंह के अंदर किसी भी दूसरे कार्निवोरस एनिमल की तरह से बड़े लंबे लंबे और ख़तरनाक दांत होते हैं, और ये काटते भी हैं। तो ये इसी मतलब के ड्यूरेशन के दौरान दूसरे मेल्स के साथ लड़ते भी हैं, उनको सीरियसली ज़ख्मी भी करते हैं, या इवन कि उनको जान से भी मार देते हैं। इसके अंदर वो वाले मेल्स, इनके मेल्स को बुल कहा जाता है, मतलब कि सी लाइन जो होता है इसके मेल को बुल कहा जाता है। सी लाइन और इससे मिलते जुलते जितने भी और एनिमल्स हैं, दूसरे मैमल्स जो कि ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आते हैं या फिर ऑर्डर साइरेनिया के अंदर आते हैं, जिनके अंदर सी काउज़ या मैनिटीज़ होती हैं, उनके अंदर भी फ़ीमेल को काऊ कहा जाता है, मेल को बुल कहा जाता है, और इनके जो बच्चे होते हैं उनको काल्व्स कहा जाता है, CALF सिंगल। काल्फ यानी कि बछड़ा, जिस तरह से गाय का बछड़ा होता है, ये चूँकि पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, इनके लिए भी ये वर्ड यूज़ किया जाता है। और फ़िश के अंदर जो शार्क्स होती हैं, उनके लिए भी जो है मेल के लिए बुल का वर्ड यूज़ किया जाता है, उनके बच्चों को भी काव्स ही कहा जाता है। तो इसमें वो वाले मेल्स जिनका साइज़ बड़ा होता है, एज ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा अच्छी वाली जगह और बड़ी वाली जगह मान लेते हैं। और जो कम एज वाले या छोटे साइज़ के जो वीक वाले मेल्स होते हैं, उनको वहाँ से भगा देते हैं और उनको किनारे के परले वाले इलाके में भेज देते हैं, जहाँ पे फ़ीमेल के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो फ़ीमेल्स जो हैं, इनकी आवाज़ें सुन के पानी की तरफ से, पानी से मतलब निकल के किनारे पर आती हैं, और बच्चे देने के लिए वहाँ पे कोई जगह सेलेक्ट करती हैं। अब इसमें जो काम है बाकियों से डिफरेंट है ये कि फ़ीमेल रिप्रोड्यूस करने के लिए नहीं आती, फ़ीमेल बच्चे देने के लिए आती हैं। और जिस मेल की इस्टेब्लिश टेरिटरी के अंदर वो बच्चे दे देती हैं, बाद में चांसेस यही होते हैं कि वो उसी मेल के साथ नेक्स्ट रिप्रोड्यूस करेंगी। और इनके अंदर नेक्स्ट मेटिंग का जो टाइम होता है वो बच्चे देने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद का होता है। एक और चीज़ जो इनके अंदर बाकी एनिमल से डिफरेंट है, वो ये कि ये मतलब कि वहाँ पे रिप्रोड्यूस तो कर लेती हैं, मेल से स्पर्म रिसीव करने के बाद फ़ौरी तौर पे जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट नहीं होती, उसको अगले 3 महीने के लिए डिले कर दिया जाता है। रीज़न इसका ये है कि उस दौरान ये चूँकि अपने पहले से जो बच्चे पैदा हुए उनको दूध वगैरह पिला रहे होते हैं जानवर, तो इस वजह से ये नेक्स्ट बेबी की डेवलपमेंट को स्टार्ट नहीं करते। वो पीरियड तब स्टार्ट होता है जब इनके बच्चे पहले से काफ़ी मतलब बड़े हो जाते हैं और कोई अपनी खाने पीने के काबिल खुद से हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को एम्ब्रियोनिक डायापॉज कहा जाता है। ये कई मैमल्स के अंदर है लेकिन इंसान के अंदर नहीं है। इंसान फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इनको किसी भी तरह से डिले नहीं कर सकता। इंसान में और कई दूसरे एनिमल्स में वो फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन कई एनिमल्स उसको डिले कर लेते हैं, जिसमें चमगादड़ें वगैरह भी आती हैं। तो सी लाइंस के केस के अंदर जो डेवलपमेंट का दौरानिया यानी कि गेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ्स का ही होता है, यानी कि जितना इंसान का होता है, लेकिन जो टोटल टाइम मतलब कि जितनी देर इनको लगती है वो 1 साल है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद 3 महीने का दौरानिया जब डेवलपमेंट नहीं हो रही, और उसके बाद अगला 9 महीने का दौरानिया जब डेवलपमेंट हो रही, तो 9 3 12 टोटल 12 महीने के बाद ये अगली दफ़ा बच्चे होते हैं। तो ये मैमल के अंदर बिहेवियर वाला टॉपिक हो गया। इसके अंदर से अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो पूछ लें। और काफ़ी सारे इसके अंदर से जो पॉइंट्स हैं, इससे अगला लेक्चर जो है यानी कि रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन मैमल, उसके अंदर चीज़ें कवर हो जाएंगी, और वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।